प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हाई प्रेशर सिचुएशन है। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, तो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज इंडिया थिंकिंग टुडे। क्या होगा 2 अप्रैल को? थोड़ी सी डर है, एप्रीहेंशन है, क्या होने वाला है 2 अप्रैल को? भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत के युवा पीढ़ी की जो क्षमताएं हैं वो भारत की आज की भी स्थिति, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे एंड व्हाट इंडिया विल थिंक टुमारो, दोनों पे नजरें रखी हुई है। और दोनों के लिए पूरी तरीके से भारत की युवा पीढ़ी में ताकत भी है, क्षमता भी है। और मुझे तो और हमारी पूरे सरकार में सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये पक्का विश्वास है कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे द वर्ल्ड विल आल्सो थिंक टुमारो। जिस टैरिफ की बात कर रहे हैं उस सब का कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता ही होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप आए जनवरी से, उन्होंने पूरे विश्व में एक भूचाल लाके रखा हुआ है। वो रोज सुबह उठते हैं और फिर वो कहते हैं आज हम ये करने वाले हैं। उन्होंने कनाडा को बोल दिया, मेक्सिको को बोल दिया कि हम तुम्हारा इतना टैरिफ बढ़ा देंगे। और भारत को लेकर के भी उन्होंने बोला है कि 2 अप्रैल की डेडलाइन है। सर, पहले तो जो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा अभी अनसर्टेनिटी है, आप ये बताइए हमारे इकोनॉमी पे, हमारे देश पे इसका क्या असर होने वाला है? क्योंकि कभी वो एकदम सख्त हो जाते हैं, कहते हैं इतने ज्यादा टैरिफ सबसे ज्यादा भारत ही लगाता है, हम तो दोबारा लगाएंगे उनके ऊपर। ऐसा है कि ये जो बातचीत होती है ये बंद कमरे में होती है। मीडिया के शो के ऊपर इन विषयों के ऊपर समाधान नहीं होता है। पर इतना मैं ज़रूर आपके माध्यम से सबको बता सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों की मित्रता, दोनों का एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, सद्भावना, दोनों के बीच में जो वर्षों से एक लगातार संबंध रहे हैं, जिस प्रकार से फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, वॉशिंगटन डीसी में बातचीत चर्चा हुई, भोजन हुआ साथ में, उसी बीच में तय हुआ कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दोनों ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से कोई स्पर्धा में नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। आखिर हमारे जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो युवा शक्ति है, वो टेबल पे उतनी ही लाभदायक चीज़ें लाती है जो अमेरिका की हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की चीज़ें सामने आती हैं। और जब हम दोनों मिल जाते हैं तो एक अंग्रेजी में शब्द है फोर्स मल्टीप्लायर। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टुगेदर आर अ फोर्स मल्टीप्लायर। और मुझे लगता है उसी स्पिरिट में बातचीत हो रही है। कल ही माननीय राष्ट्रपति ट्रंप जी ने अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं। और उसी के हिसाब से मैं समझता हूँ हम सब ने आगे आने वाले दिनों में आत्मविश्वास के साथ आगे काम करना है। हमने मिल के इन संबंधों को अच्छा रखना है, बढ़ाना है, और एक विश्व को दिशा देने वाला भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की मित्रता भी, हमारे आपसी संबंध भी पूरे देश और दुनिया को देखने को मिलेंगे। मैं एक्चुअली वो पूरा कोट करना चाहती थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर वाज हियर रिसेंटली, वी हैव ऑलवेज बीन गुड फ्रेंड्स, इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ नेशंस इन द वर्ल्ड, इट्स ब्रूटल। यानी कि जो भारत कर रहा है वो बहुत ही ब्रूटल है, बट मोदी इज अ वेरी स्मार्ट मैन एंड अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वी हैड वेरी गुड टॉक्स, आई थिंक इट विल वर्क आउट वेरी वेरी वेल। इन दैट सेंस क्या वो जो उनका पर्सनल केमिस्ट्री है, आपका जो काम है थोड़ा सा आसान कर देता है? बहुत फर्क पड़ता है। मेक्सिको कनाडा को तो वो रियायत नहीं मिलती। बहुत फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से वो संवेदनशीलता से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने 140 करोड़ लोगों तक उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हुए
अलग अलग योजनाएं चलाई। कहाँ एक जमाना आप सबको याद होगा, पिक्चरें, हिंदी की पिक्चरें बनती थी, वो मनोज कुमार की पिक्चर रोटी कपड़ा मकान। एक जमाना था कि स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पे व्यक्ति और उसका परिवार जीवन भर उलझा रहता था। एक जमाना था जब बिजली, सड़क, पानी के ऊपर चुनाव लड़े जाते थे कि क्या कभी बिजली घर में आएगी, क्या अच्छी सड़कें देखने को मिलेंगी, क्या घर में पानी का कनेक्शन कभी संभावना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम हो, चाहे हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर में शौचालय हो, हर घर में कुकिंग गैस कनेक्शन हो, हर एक गरीब को अपना एक अच्छा पक्का मकान मिले, कैसे 55 करोड़ लोगों और अब तो बढ़ के 70 वर्ष के ऊपर सभी को आयुष्मान भारत की सुविधा मिलती है, तो लगभग 65 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिले। लगभग देश में सभी जगह केजी से पीजी तक जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, मुफ्त में उच्च शिक्षा मिले। कैसे डिजिटल कनेक्टिविटी, आज हम विश्व में शायद सबसे तेज गति से 5G कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचा पाए हैं, और सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जिसके कारण आज हमारे स्टार्टअप्स हों, हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हों, हमारे युवा युवतियों को पूरे विश्व में क्या हो रहा है वो देखने को मिले टीवी के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक प्रकार से देश जिस तेज गति से 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, और उन जरूरतों को पूरा करने से आज ये युवा शक्ति बड़ी आकांक्षा, बड़ी अपेक्षा, बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार हुआ है। आप जानती होंगी स्टेम ग्रेजुएट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आज भारत सबसे ज्यादा विश्व में स्टेम ग्रेजुएट्स हर साल तैयार करते हैं, और 43% उसमें महिलाएं हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। तो ये जो ताकत है भारत की, ये आज विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करती है। स्वाभाविक रूप से एक निर्णायक नेतृत्व जो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, एक युवा शक्ति जो विश्व की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देगा, हमारी लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी जो रूल ऑफ लॉ और एक विश्वस्त साझेदारी को बल देता है। लोगों को पता है भारत में निवेश करो, भारत से काम करो, भारत के साथ व्यापार करो, तो यहाँ कानून व्यवस्था भी है, न्याय व्यवस्था भी है, एक बड़ा ज्वलंत मीडिया है जो कभी कोई गलत काम हो तो उसको उजागर करेगा, एक फिरोशियसली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जुडिशरी है जो आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा। ये जो सब भारत की ताकत है, इसको मुझे लगता है विश्व के हर देश, हर जो ताकतमंद देश है, ये उसको रिकग्नाइज करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, समझते हैं। और इसी के कारण आज यूरोप हो, यूरोपियन यूनियन के 27 देश हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, गल्फ की कंट्रीज हो, जितने ताकतमंद डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब भारत के साथ आर्थिक संबंध और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल संबंध भी सुधारने के लिए उत्सुक हैं। और इसके लिए मैं पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने देश की सोच बदल दी है। देश में जो आज आत्मविश्वास मोदी जी ने पैदा किया है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बट कुछ एक इंडिकेशन मिलता है जब वो कह रहे हैं इट विल गो वेरी वेरी वेल। ऐसी खबर आ रही है कि जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें जो इंपोर्ट्स होते हैं अमेरिका से, उसके करीब आधे को हम टैरिफ हटाने वाले हैं। करीब $23 बिलियन के जो इंपोर्ट्स होते हैं उनसे हम टैरिफ हटाएंगे। तो मीडिया के ख्वाबी रिपोर्टिंग है। मैं समझता हूँ मैंने कई ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया, अबू धाबी, दुबई, ये सातों एमिरेट्स के साथ किया। यूरोप के 4 देश
स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ किया। हमने कभी भी चर्चाओं को पब्लिक डोमेन और मीडिया के माध्यम से नहीं किया। बंद कमरे में, दफ्तर में चर्चाएं होती हैं, लेन देन होता है, कुछ हम करते हैं, कुछ सामने से मिलता है। एक बैलेंस्ड, म्यूचुअली बेनिफिशियल, फेयर ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये भारत की ताकत रही है। भारत में इंडिया फर्स्ट के हिसाब से हम काम करते हैं, अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों कोई अंतर विरोध नहीं है दोनों के बीच में। अगर आप कल्पना करिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था की ताकत है, वो $80,000 की है। भारत की पर कैपिटा इनकम आज $3,000 की है। तो हम दोनों के बीच में किस विषय पे स्पर्धा है? जो वो बनाते हैं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक अलग मार्केट है। भारत की जो ताकत है जिन चीज़ों में, वो अलग ताकत है, और हम दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और विश्व में जो अर्थशास्त्री हैं वो समझते हैं कि हर एक देश की अपनी कोई ना कोई ताकत होती है, विशेषताएं होती है। हर एक देश अपनी ताकत और विशेषताओं के आधार पर आगे बढ़ता है, और हम, अमेरिका और हमारी ताकत दोनों साझेदारी की ताकत है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और मिलके, जैसा मैंने पहले कहा, हम फोर्स मल्टीप्लायर बनेंगे, और विश्व को की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दो बड़ी लोकतांत्रिक देश, दोनों जब मिलके काम करेंगे, उसका लाभ हर भारतीय को भी होगा, हर अमेरिकी व्यक्ति को भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था अमेरिका में, मागा एंड मीगा इक्वल्स मेगा, तो मेगा ट्रेड डील होगी ना, हम ये तो मान सकते हैं। भारत के हित में जो भी है वो अवश्य होगा। ये विन विन सिचुएशन होती है, विन विन एग्रीमेंट होते हैं। जब तक, और जो यहाँ पे युवा पढ़ाई कर रहे हैं, युवा युवती, या जो बिजनेस सर्कल्स के यहाँ पे लोग पधारे हैं, मैं मानता हूँ आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती। कभी भी एक तरफा लाभ लंबे अरसे तक नहीं चलता है। जब तक दो तरफा लाभ नहीं हो, दोनों के लिए विन विन नहीं हो, द्विपक्षीय फायदा ना हो दोनों के लिए, बायलैटरली, तब तक कोई चीज लंबे अरसे तक चल नहीं सकती। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो एकदम सही कहा। मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये दोनों में कोई स्पर्धा नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। ये दोनों मिलके 1+1=11 का फॉर्मूला है। ये मेगा फॉर्मूला है, मेगा डेवलपमेंट, मेगा ग्रोथ एंड मेगा ग्रेट फ्यूचर का फॉर्मूला है। लेकिन सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी आ रही है कि कल प्रधानमंत्री जब हमारे मंच पर थे, उन्होंने कहा था कि एक वक्त पे इक्वी डिस्टेंट की बात कही जाती थी, अब हम इक्वली क्लोज हर किसी के हैं। क्या ये सच है कि अब हम कनाडा के साथ भी, क्योंकि अब ये टैरिफ की इतनी बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, हम कनाडा के साथ दोबारा, अब क्योंकि एक नया निज़ाम वहाँ पर आ गया है, बातचीत शुरू कर रहे हैं, ट्रेड टाइज वहाँ पर अब दोबारा रीलुक किए जा रही हैं? ऐसा है कि कनाडा के साथ जो भी हुआ वो आप सबने देखा ही है। ट्रेड टॉक्स को भी कोई भारत ने नहीं बंद किया था, वो कनाडा का डिसीजन था। कुछ गलत फहमियों के आधार पर वहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही थी, शायद उसके उस गलत फहमी में उन्होंने लिया होगा निर्णय। हो सकता है कि वहाँ की कुछ ताकतें नहीं चाहती होंगी कि भारत जैसी उभरती शक्ति के साथ कनाडा के संबंध अच्छे हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पर अब तो नई सरकार अभी अभी आई है, तो अब चुनाव भी होना है वहाँ पे, तो जब सही वक्त आएगा, जैसे प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं ना कि सही वक्त पे सही चीज होती है। आज भारत का समय है, यही समय सही समय है। वैसे जब अब कनाडा का सही समय आएगा तो वो हमारे पास आएंगे।
सर, आपने कहा एक बहुत बड़ी हमारी क्वालिटी है हमारे लोकतंत्र में कि रूल ऑफ लॉ है। पर आप जिस शहर से आते हैं, जहाँ के चुने हुए आप सांसद हैं, वहाँ कुछ एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर के रूल ऑफ लॉ पे ही सवाल उठने लगे। एक आदमी आता है, राजनीतिक विश्लेषक / कॉमेडियन, वो एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद वहाँ जाकर के तोड़फोड़ हो जाती है। वो एक पोस्ट करते हैं, कहते हैं दी ओनली वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता अब संविधान दिखाएगा। रूल ऑफ लॉ का हम अपना छवि कैसे कायम रख सकते हैं अगर एक जोक पे, एक व्यंग पे किसी के वहां पे तोड़फोड़ हो जाती है? और मैं बीएमसी के एक्शन की बात नहीं कर रही सर, जो शिव सैनिकों ने किया। पहली बात तो राजनीतिक विशेषज्ञ एक कॉमेडियन को बोलना तो कुछ जरा जाती हो गई राजनीतिक विशेषज्ञ पे। मैं समझता हूँ कल कोई उनको जर्नलिस्ट बोल दे तो आपको आपत्ति होगी जरूर। ऐसे ही जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो जरूर इस बात को स्वीकार तो नहीं करेंगे। और वैसे हमारा अनुभव भारत की राजनीति में भी कई कॉमेडियंस आए हैं। कुछ तो मेरी पार्टी में भी आए थे, कुछ आपके दिल्ली में कई वर्ष तक जो सरकार चली उस पार्टी में भी रहे हैं। तो कॉमेडियंस को अपना काम करना चाहिए, बजाय के दूसरों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करें जो एक तरफ तो बेबुनियाद हो पर दूसरी तरफ बहुत ही आपत्तिजनक हो। और कानून में किसी को गद्दार बोलना, किसी को ट्रेटर बोलने का अधिकार मैं समझता हूँ नहीं दिया जाता है। जब तक कोई ठोस सबूत हो, जब तक उसके कोई कानूनी दस्तावेज हो और कानून के माध्यम से ये तय किया जा सकता है। इस प्रकार की टिप्पणियों को मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी देश का कानून स्वीकार करेगा, खास तौर पे जब उच्च कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के ऊपर लोग इस प्रकार का टिप्पणी करें या व्यंग करें। कल को इस प्रकार की छूट दे दी जाए तो आपको याद होगा एक समय बड़ा डिबेट हुई थी कि क्या भारत के भगवान को या भारत की जो आराध्य देवियां हैं, देवियों को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता था, क्या ये छूट दे दी जा सकती है? जिस प्रकार की भद्दी तस्वीरें कुछ लोग आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पे निकालते थे, क्या ये फ्रीडम दूसरे धर्मों में है क्या? इसी प्रकार से कल कोई जज के ऊपर, कोई उच्च पोजीशन पे बैठे हुए जज के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी करे, कोई जज ने कोई जजमेंट दिया हो, क्या उनको इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करी जा सकती है? मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी देश का कानून इसको स्वीकार करेगा और इसको परमिट करेगा। हाँ, किसी ने भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। पर सर, वही पार्टी के लोग, उस पार्टी के मंत्री विधानसभा के अंदर बोलते हैं, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अब ऐसे लोग जहां पर दिखेंगे उनको तबीयत से शिवसेना स्टाइल सबक सिखाया जाएगा। उनके विधायक ये बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम शिवसेना स्टाइल क्या है। भारतीय जनता पार्टी कानून में विश्वास करती है और एक सभ्य पार्टी है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या ये एक तरीके से, चलिए कॉमेडियन है, किसी और को संदेश तो दिया ही गया है, शिवसेना स्टाइल की जो बात की गई, क्या ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही था कि हमें हल्के में मत लीजिए? क्योंकि बस 22 फरवरी को ही एकनाथ शिंदे जी ने एक वक्तव्य दिया था, जब कुछ एक खींचतान की बात आई तो उन्होंने कहा था। मैं आपको पद्मजा इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आप एकदम गलत ट्रैक पे जा रही है। मेरा लगातार संपर्क रहता है माननीय एकनाथ शिंदे जी से। उनका लड़का हमारा माननीय सांसद है लोकसभा में, श्रीकांत, बहुत ही स्वीट लड़का है। दोनों पूरे परिवार से हमारे अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं। और मैं समझता हूँ ये जो मीडिया स्पेकुलेशन है, ये आप लोग को हेडलाइन ढूंढते रहना पड़ता है आजकल। कुछ ज़्यादा विवादित कुछ बातें हो नहीं रही हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। बड़े घनिष्ठ संबंध हैं हम सबके, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र फिर एक बार तेज गति से विकास के मार्ग पे चल निकला है और देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे की जो टीम है, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम भारत को नई ऊंचाई, महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और विकसित भारत में विकसित महाराष्ट्र की अहम भूमिका, जो आज महाराष्ट्र नंबर 1 है, आगे भी महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट ही रहने वाला है। आपने समय निकाला, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से। वी विश यू द वेरी बेस्ट पीयूष गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।